नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में हम 1915 महात्मा गांधी के भारत में लौटने, दक्षिणी अफ्रीका से भारत में लौटने और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बीच का महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद के इतिहास में एक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ा जा सकता है, जोड़कर देखा जा सकता है। जैसे हम इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी को पढ़ते थे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वियतनाम में औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का शासन खत्म करने के लिए, उसके उपनिवेशों से मुक्ति दिलाने के लिए हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन यदि पढ़ना चाहते हैं हम, तो महात्मा गांधी को भी जो है अवश्य पढ़ना पड़ता है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, या भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम 1915 से लेकर के 1948, मैंने जैसा कि अभी बताया कि जनवरी 1915 में जैसे गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिणी अफ्रीका से, तब से लेकर 1948 महात्मा गांधी की मृत्यु तक का जो समय है, उस समय के दौरान महात्मा गांधी की गतिविधियों का हम विश्लेषण इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्या योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में। यहाँ एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उस समय न मल्टीमीडिया था, न व्हाट्सअप था, न कोई फेसबुक थी, किसी प्रकार का संचार का कोई अच्छा साधन नहीं था। और उस समय जो लोग थे महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए, यहाँ मार्च 1930 की नमक यात्रा जो आप देख रहे हैं कि साबरमती नदी के किनारे जो है गांधी जी अपने समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम के पास बातें कर रहे हैं यहाँ, तो ये जो है गांधी जी के स्वरूप को दिखाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा योगदान रहा। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, इस चैप्टर का पहला बिंदु है स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस बिंदु में हम पढ़ने वाले ये हैं कि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत में आए दक्षिणी अफ्रीका से, उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया और किस तरह से जनता की समस्याएं उठा करके वो एक नेता के रूप में जो है अपनी उद्घोषणा करते हैं। तो यही बात हमें यहाँ सीखनी है इस टॉपिक में कि महात्मा गांधी 1915 में जब आए तो उसके बाद एक आंदोलन के नेता कैसे बन जाते हैं, कैसे उनका नाम चमक जाता है, कैसे वो फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी जब विदेश में 2 दशक लगा के 1893 में गए थे, 2 दशक मतलब 10-10 साल के 2 पार्ट कर दीजिए, तो 20 साल बाद, जब वो लगभग 20 साल बाद जनवरी 1915 में वो अपनी गृह भूमि यानी भारत लौट आए, तो इस बीच में दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने समय बिताया, वहाँ वकील के रूप में रहे और बाद में वहाँ जो भारतीय समुदाय था उसके नेता बन गए थे। वहाँ इतिहासकार एक हुए हैं चंद्रन देवनेसन जो है, उन्होंने टिप्पणी की कि दक्षिणी अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। तो गांधी जी को महात्मा बनाने में दक्षिणी अफ्रीका का योगदान रहा, क्योंकि वहाँ पहल की उन्होंने। और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, छोटा सा प्रश्न हो जाता है यहाँ कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था, तो आपका उत्तर हो जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया गया था, इसको आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उस समय 1893 में जब यहाँ से गए थे, 1893 में भारत से गए थे दक्षिणी अफ्रीका, और 1915 में जब लौटे 2 दशकों के बाद लगभग, तो थोड़ी सी स्थिति भारत की अलग हो चुकी थी। इस बीच में जो ये ब्रिटिश उपनिवेश तो पहले भी था 1893 में, और अब भी उपनिवेश था, हम गुलाम थे ब्रिटेन के, लेकिन यह राजनीतिक दृष्टि से हम जो है गांधी जी जब जितने समय 20 साल लगभग दक्षिणी अफ्रीका रहे, तो इस दौरान भारत की राजनीति बहुत सक्रिय हो गई थी और भारत में कांग्रेस की कई शाखाएं शहरों और कस्बों में बन गई थी इस बीच में। और इसी बीच में 1905 से 7 के बीच में स्वदेशी आंदोलन, खुद की चीज़ों को बढ़ावा देना, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना, ये व्यापक रूप से मध्यम वर्ग में इतना ज़्यादा फैल गया था। और आंदोलन के इस बीच आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को भी स्वदेशी आंदोलन ने जन्म दिया था, जिसमें महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक थे और बंगाल से विपिन चंद्र पाल थे और पंजाब के एक नेता थे लाला लाजपत राय। तो ये तीनों लाल बाल के रूप में पूजे गए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए यहाँ कि लाल बाल पाल किसे कहा जाता है, लाल बाल पाल का पूरा नाम बताइए। तो लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और विपिन चंद्र पाल बंगाल से।
तो ये तीनों जो हैं इनको जोड़ करके अखिल भारतीय चरित्र के रूप में, संघर्ष के रूप में वहाँ देखा जाता है। और ये बहुत दूर दूर से थे, लेकिन एकजुट होकर के स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। इन नेताओं ने, जो लाल बाल पाल थे, ये गर्म दल के नेता थे और इन्होंने औपनिवेशिक शासन के प्रति विरोध भावना जाहिर की और प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, यानी विरोध भावना जागृत की। तो एक पक्ष गर्म दल का था। गर्म दल के नेता अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहते थे गर्म तरीके से, यानी विरोध प्रवृत्ति करके। लाल बाल पाल विरोधी थे ये यहाँ अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक शासन के। लेकिन एक पक्ष उदारवादियों का था। उदारवादी यानी जो थोड़े से इस तरह से प्रार्थना याचना करके भारत को शासन से, अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति चाहते थे। तो एक समूह उदारवादियों का भी था जो एक क्रमिक और लगातार प्रयास करके रहने का विचार हिमायती था। इन उदारवादियों में कौन कौन था? तो लाल पाल तो गर्म दल के हो गए। नरम दल या उदारवादियों के नेता थे, वो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले। एक तो गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना थे। आपको बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की तरह ही गुजराती मूल के थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। खास बात है कि गांधी जी भी गुजराती थे और लंदन में वकील बनने की परीक्षा दे करके वहाँ वकालत की थी। ठीक गुजराती मूल के जिन्ना भी थे और वो भी लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। यहाँ ये भी आप देख लीजिए, चित्र में दिखाया गया है कि दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, जो दक्षिणी अफ्रीका में है, वहाँ महात्मा गांधी फरवरी 1908 में नज़र आ रहे हैं। वहाँ जोहान्सबर्ग में बैठे हैं। गोखले ने, जो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है, गांधी जी को जब गांधी जी यहाँ लौटे भारत में दक्षिणी अफ्रीका से, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उनको भारत यात्रा करने की सलाह दी थी। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह किसने दी थी? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसलिए दी थी ताकि वो इस भारत भूमि को, उनकी समस्याओं को, लोगों को जान सकें। तो भारत में गांधी जी का राजनीतिक गुरु कोई था तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी पहली बार लोगों के सामने जब आए तो सार्वजनिक उपस्थिति जब अपनी दी तो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक उद्घाटन समारोह में गांधी जी सबके सामने आए थे। खास बात यह है कि यहाँ कोई गांधी जी किसी नेता के रूप में नहीं थे, यहाँ सिर्फ दान देने और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान देने के लिए आए थे इस सम्मेलन में। और समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस की कुछ नेता जो थे, मतलब एनी बेसेंट जो नेता थी कांग्रेस की, वो भी उपस्थित थी। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह चल रहा था और गांधी जी को यहाँ कोई जानता नहीं था, इस समय ज़्यादा कोई प्रसिद्धि नहीं थी। उन्हें यदि भारत के अंदर प्रतिष्ठा के कारण कोई नहीं जानता था, यदि उनको जाना गया तो वो दक्षिणी अफ्रीका में उनके कार्यों के कारण से यहाँ उनको बुलाया गया था कि उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, रंगभेद नीति और अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो ये काम जो है, सत्याग्रह किया, उस कारण से इनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन वहाँ भारत में किसी कारण से चर्चावत जो है, किसी कारण से उनको प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। तो BHU के उद्घाटन में पहली बार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में फरवरी 1916 में लोगों के सामने पहली बार गांधी जी आए थे। और उस सम्मेलन में जब गांधी जी बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूरों और गरीबों की ओर ध्यान न देने का कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। मतलब जो उच्च वर्ग है उनको लताड़ा कि तुमने जो है मजदूरों को, गरीबों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और न ही उनको सम्मेलन में बुलाया। उन्होंने कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही बहुत अत्यंत शानदार होगी, किंतु उन्होंने वहाँ धनी और सजे संवरे भद्रजन को उपस्थित देखा। लाखों गरीब जो थे, वो भारतीय जो थे, उनकी अनुपस्थिति के बीच में विषमता पर चिंता प्रकट की। तो समझ गए होंगे आप कि गांधी जी ने वहाँ पहली बार जब भाषण दिया, लोगों के सामने सार्वजनिक उपस्थिति थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में, तो उन्होंने ऊंचे वर्ग को कहा, ऊंचे वर्ग को लताड़ा कि तुमने गरीबों और जो विशिष्ट वर्ग जो था उनको लताड़ा कि तुमने गरीबों और जो है यहाँ मजदूरों, उनकी अनुपस्थिति इसमें रखी है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं होगी जब तक आप अपने अलंकरणों से मुक्त न कर लेंगे, यानी फालतू के ये जो स्टेज पे बैठने वाली आदत है, इससे मुक्ति न पा लेंगे। इन्हें भारत में अपने हम वतनों की भलाई में न लगा देंगे, तब तक जो है भारत जो है दास्ता से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए स्वशासन का तब कोई अभिप्राय नहीं, तब तक कोई अभिप्राय नहीं है स्वशासन का, स्वदेश का, जब तक कि हम किसानों को उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। यानी किसानों और मजदूरों को यहाँ महत्व दिया गांधी जी ने अपने इस भाषण में। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो भारत जो है
उसकी मुक्ति किसानों के माध्यम से हो सकती है, न कि वकील, डॉक्टर और जमींदारों के माध्यम से। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों के संभव एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। मतलब इस समय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय BHU की स्थापना चल रही थी, लेकिन गांधी जी ने गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर मिलाने की बजाय लोगों को, किसानों और कामगारों मजदूरों का याद दिलाया यहाँ इस सम्मेलन में। यही कारण था कि गांधी जी जो है वो सबके चहेते यहाँ बन गए। और एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। तो गांधी जी ने वास्तविक रूप से यहाँ जो है तथ्यों का उजागर किया कि इस आंदोलन में किसान मजदूरों को नहीं बुलाया गया है, ऊंचे ऊंचे वर्ग भद्रजन को बुलाया गया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय वकील, डॉक्टर और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्ग द्वारा ये निर्मित था। तो मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके अंदर गांधी जी ने अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराई। तो ये इस भाषण उद्घोषणा के माध्यम से, जब उनको भाषण देने के लिए बुलाया गया BHU में, तब ये सार्वजनिक घोषणा, स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक घोषणा की थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के जो बिहार में चंपारण से आए किसान ने वहाँ अंग्रेज़ों के नील उत्पादक किसानों के लिए कठोर व्यवहार के बारे में बताया। तो गांधी जी को दिसंबर 1916 में किसान ने आकर के एक बताया कि चंपारण में क्या स्थिति पैदा हुई है, वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस तरह से गांधी जी ने किसानों और मज़दूरों को अपने पक्ष में कर लिया एक तरह से, और जो उद्घोषणा की वो पहली उद्घोषणा आप जानते हैं कि फरवरी 1916 में जो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अधिवेशन था, वहाँ किसानों और मज़दूरों की बात उठाई और विशिष्ट वर्ग को वहाँ लताड़ा था। इस तरह से गांधी जी अपने आप को लोगों के सामने लाने में एक नेता बन गए। एक नेता की तरह से उनको किसानों ने देखना शुरू किया, और इससे आगे वो अपने आंदोलन कैसे चलाएंगे ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैंने बच्चों जितने भी प्रश्न यहाँ आपको इसमें पूरा लाइन पढ़ाई, उसमें जो प्रश्न बताए उनको आप जो है वन लाइनर नोट करके जो है रखेंगे, याद करेंगे, और अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और अगला वीडियो भी जल्दी ही आपके सामने होगा। धन्यवाद।